मैं डॉक्टर मोमना बात कर रही हूँ और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। और मेरा वास्ता जो सैयद अशरफ साहब से पड़ा वो एक फैमिली डिस्प्यूट में थाना लोही बिल में अप्रैल के महीने में ये सिलसिला शुरू हुआ और उसमें एक FIR के केस था जो कि जिसमें मैं इनोसेंट थी बट स्टिल मैं एक एक्यूज पर्सन थी और उसकी इंक्वायरी के बाद ही डिसाइड बना था कि मैं इनोसेंट हूँ या नहीं हूँ। बट शुरू में सैयद अशरफ साहब मुझे ये कहने लगे कि अगर आप के ऊपर FIR हो जाती है तो आप अपने बच्चों को भी खो सकती हैं, जो कि उस वक्त मेरे बच्चे की एक बेटे की उम्र 2.5 साल और एक बेटी की 6 महीने एज थी। आपके ऊपर अगर टैग लग जाता है FIR का तो आपका पूरा करियर भी ख़राब हो सकता है। तो ऑब्वियसली मेरे पे इन सब चीज़ों का बहुत प्रेशर था, लेकिन स्टिल मुझे पता था कि मैं ऑन मेरिट अगर रिलीज़ हो सकती हूँ अगर कोई बंदा अच्छे से इसकी इन्वेस्टिगेशन करता। जिस लैब अटेंडेंट से ये मामला पेश आया था उसने अपनी रिटन स्टेटमेंट भी कोर्ट करवा दी, लेकिन वो कहीं पर भी किसी भी रिकॉर्ड में कोर्ट में पेश नहीं की गई क्योंकि उसमें मैं एक इनोसेंट बंदी साबित हो सकती थी। लेकिन मुझे उन्होंने मेंटली फिज़िकली हर तरीके से फिज़िकली अब्यूज़ करना और मेंटली डैमेज करना, फाइनेंशियली जितना मुझसे वो मुझे इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया। मैं उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं समझ रही थी क्योंकि मेरे केस इतना था और उसके लिए मुझे जहाँ कैश मैं दे सकती थी मैंने कैश दे दिया, जहाँ मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं था मैंने अपने कुछ ज्वेलरी उनको दे दी कि आप उसको बेच के अपनी फ़ीस पूरी कर लें या जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो पूरी कर लें। इन ये सब चीज़ें मैंने बेयर की कि मैंने अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन मैं अपने बच्चों के यहाँ के ऊपर नहीं करना चाह रही थी। उनकी वजह से मैं इतना ब्लैकमेल हुई जिस लेवल पर भी मैं हो सकी थी। जब चीज़ें मेरे लिए बहुत अनबेरेबल हो गई तो मैंने उस चीज़ का और प्लस मेरे पास जो चीज़ें जो मैं बेच सकती थी या मैं जो दे सकती थी वो देने के बाद जब मेरी बहस हो गई और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, मुझे एग्जिट लेना था, उसके लिए फिर मैंने शहर छोड़ना ही बेहतर समझा और मैं छोड़ के चली गई। अपनी लोकेशन हाइड करके नंबर्स बंद करके अपने आबाई शहर सियालकोट में चली गई। वहाँ मैं 1.5 महीने तक रही। किसी को भी इल्म नहीं था कि ये सब चीज़ें मैं कहाँ पढ़ूँ। बट उनके जो दोस्त एडवोकेट फ़ाहद हैं जिनका रोल बहुत सस्पिशियस है इस पूरी जर्नी में, एक तरफ को मुझे बहन कह के मेरा घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे और वो छोटी सी गलतफहमी की बुनियाद पर अगर चीज़ें हो गई हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। दूसरी तरफ को अपने बेस्टी जो सैयद अशरफ साहब हैं उनकी फीलिंग्स को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मुझे टिल डे उनका कोई बिहेवियर समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली क्या चाह रहे थे। हर 24 घंटे के बाद उनका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हुआ है। उसके बाद मैं जब वापस आई सियालकोट, मैं सियालकोट में थी और सैयद अशरफ साहब का मुझे मैसेज आता है कि अगर आप वापस नहीं आती हैं तो मैं वहाँ आऊँगा और मैं आपके फादर को बताऊँगा, बातें करूँगा, चीज़ें बहुत वर्स हो जाएंगी। मैंने कहा अदरवाइज़ एक चैट में चीज़ है जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं करती तो उन्होंने कहा कि हो सकता है फिर आप अपनी शादी को दें। इन इस तरह की धमकियों की वजह से मैं फिर वापस आई 2 दिन के अंदर इस्लामाबाद वापस आई और कुछ दिनों तक जो हमारे दरमियान कलामी हुई वो सब चीज़ें CCTV वीडियोज़ आपके पास वॉइस नोट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की चैट हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, हर तरीके से मैंने डिपार्ट में भेजी हैं IG ऑफिस में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी उनकी। 11 अगस्त को ये वाक़या हुआ कि सैयद अशरफ साहब मेरे अपार्टमेंट में घुस जाते हैं फूड पांडा वाला बन के और उनके कुछ मिनट्स के बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। उनकी कन्फ्रंटेशन जब होती है उसमें वो सैयद अशरफ साहब नुमान अली मेरे हस्बैंड को धक्का दे के वहाँ से फरार होते हैं। वो CCTV वीडियो भी मौजूद है, रिकॉर्ड में दी गई है। इस दिन के बाद से इन दोनों वकील साहब का भी और SHO साहब का भी बिहेवियर बहुत चेंज था। मेरे साथ मैंने समाजत वाला सिलसिला शुरू हो गया कि आप हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, चीज़ें इवेंचुअली आपके एंड पे क्लोज होनी है। फिर भी मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, मैंने उनसे कहा ठीक है मैं क्लोज कर दूँगी, लेकिन मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं कि मैं इन जगहों पर आपको सपोर्ट करूँगी और जहाँ मैं नहीं करूँगी वो भी। नंबर 1, आप मेरी फैमिली किसी बंदे को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उनको अप्रोच नहीं करेंगे। नंबर 2, जहाँ मेरे बच्चों को मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा नज़र आ रहा हुआ मैं वहाँ आपको सपोर्ट नहीं करूँगी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। जहाँ आपने झूठ का सहारा लिया, क्योंकि मुझे पता था बीइंग फीमेल और वो एक सिस्टम का एक पार्ट थे, तो वो उन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते थे, मुझे कैसे मैनिपुलेट कर सकते थे। तो इस वजह से मैंने उनसे पहले कमिटमेंट निभाया था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं आपका स्टाम्प पेपर साइन कर देती हूँ कि मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगी। डिसाइड ये हुआ कि मैं उनके किसी बताए हुए स्टाम्प फरोश के पास जाऊँगी, स्टाम्प लिखवाऊँगी और जो उन्होंने अभी तक मुझसे कैश में जो भी अमाउंट लिया उसका कुछ पार्ट, क्योंकि वो इतनी अमाउंट है कि वो एक 1 गो में वो मुझे नहीं दे सकते थे, मैंने भी पार्टीशन में ही दी थी उनको। उन्होंने कहा कुछ पार्ट हम आपको दे देते हैं और बाकी हम इतने टाइम लिमिट के अंदर हम आपको देंगे। मुझे उन चीज़ों की नीड नहीं थी, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए था, क्योंकि इन सब के दौरान मेरा बच्चा मेंटली बहुत डैमेज हो चुका,
स्टील का बहुत डैमेज है, उसको प्रिम्स हॉस्पिटल, नीरम हॉस्पिटल में मैंने उसके साइकोटिक बिहेवियर के सेशंस करवाए हैं, उसकी थेरेपी चल रही है। अब मेरा करियर जो ख़राब हो रहा है वो अलग था, ये नुकसानात उस माली नुकसान से कहीं ज़्यादा थे, जिनका कोई कंपनसेशन नहीं है, ना ही कोई कर सकता था। जब ये सब कुछ भी हो गया, स्टाम्प भी दे दिया, उन्होंने कहा, यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि हम आपको सुहेल अशरफ साहब की निशान जो गाड़ी है वो भी हम उसकी चाबियाँ भी आपको दे देते हैं कि आप हमारे साथ टेबल टाक करें, इन चीज़ों को वाइंड अप करें, हम आपका क्लोज करते हैं। लेकिन इस चीज़ पर मेरे हस्बैंड नहीं एग्री थे कि मैं फाइट करूँगा, मैं कोई टेबल टाक करने को तैयार नहीं हूँ। और फिर फाइनली क्योंकि मैं स्टाम्प पेपर लिख के दे चुकी थी चीज़ें क्लोज करने के लिए, 26 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम है और मैं एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद हूँ। सुहेल अशरफ साहब की रिटर्न एग्ज़ाम के बाद और वाइवा से पहले मुझे एक कॉल आ जाती है जिसमें बाकायदा किस्म की थ्रेड्स हैं और उसके बाद वॉइस टेक्स्ट में थ्रेड्स मौजूद हैं। जब मैंने देखा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी यानी हर तरह का नुकसान मैंने बेयर कर लिया, चीज़ें क्लोज नहीं हुई, फुल स्टॉप नहीं लगा, तो ये कहाँ जाके रुकेंगी। और सेम डे उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे फादर को, हर बंदे को, मुझे नहीं पता सीढ़ियाँ निकाल के जिस तरीके से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और हर बंदे की मुझे कॉल्स आ रही हैं कि हमें ये सुनने को मिला है और ये उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं। तो ये चीज़ें फिर मेरे लिए बेर करना आसान नहीं था। अल्टीमेटली मैंने एप्लीकेशन दायर कर दी 21 अगस्त को IG ऑफिस में। उसके बाद उसकी इंक्वायरी स्टार्ट हुई IB ऑफिस में 1 सितंबर को। पहली बार दोनों बंदों के साथ, वकील साहब और SHO साहब के साथ मेरा आमना सामना हुआ। इन्होंने अगेन वहाँ जाके झूठ बोला और वहाँ पर मैंने इनसे ये कहा कि जितनी मैं इस चीज़ को हाइड रखने के लिए साइलेंट थी, उतनी ही पैशनेट मैं इस चीज़ को अब हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी। सिर्फ आपको ही नहीं करती, अल्टीमेटली फीमेल को भी मैं कर रही थी, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन वो प्रोटेक्शन जो थी वो मेरे मज़ीद गुज़रते दिन के साथ वर्सी होती जा रही थी। फिर मैंने AIG नायब शाह साहब ने मुझे सुना, उन्होंने बंदे को गिल्टी करार दे दिया। SP थाना कुराल खुरम साहब ने सुना, उन्होंने बंदे को गिल्टी करार दिया। मेरे सामने उन्होंने बंदे को गिल्टी करार ही दिया, लेकिन स्टिल कोई डिसीजन नहीं आया था। फिर मैं पुलिस कचहरी में IG ऑफिस में चली गई, उनको मैंने अपना मामला बताया। उन्होंने कहा DIG साहब सुनेंगे। DIG साहब को पास चली गई, DIG साहब ने कहा इंक्वायरी डी नोवो इंक्वायरी के लिए दी है, वो वापस आएगी तो हम देखेंगे। उसका कोई डिसीजन नहीं आया। फिर SSP ऑपरेशंस ने मुझे सुना, पता नहीं इसका डिसीजन क्या है, बट मैं आला अफसरान से, हुक्मरान से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी साबिक़ा ज़िंदगी में भी एक अच्छे करियर की ख्वाहिश की और मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, इज़्ज़त बनाने के लिए, और वो कुछ लम्हों में एक ऐसे अफसरान जो कि मुझे नहीं पता आप उनको ऑन मेरिट हायर करते हैं या किस तरह, लेकिन उनकी वजह से हम जैसे लोगों के घर भी, हमारी नस्लें भी डैमेज हो रही हैं। जैसे मेरा बेटा अभी इतना डैमेज है कि पुलिस की गाड़ी टॉयज़ में भी देख के उसे डरता है और हर सुबह उठ के वो मुझसे ये सवाल करता है कि आपको पुलिस अंकल ने मारा था, क्योंकि वो इस चीज़ का विटनेस है। तो मैं अफसरान से रिक्वेस्ट करूँगी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी मर गया प्यासा तो उसका जवाबदेह हम हैं। तो अला अफसरान और हुक्मरान साहब, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कंपनसेशन तो कोई भी नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं खुद नहीं कर सकती, बट अब हम जैसे